वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी। और आज की जो हमारी डेट है 20 तारीख को, 20 तारीख के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर हम एक बार नजर मार लेते हैं। ये वाला साल भी खत्म होने वाला है। आई होप आपने इस साल में बहुत नई नई चीजों को सीखा होगा, क्योंकि एग्जाम अगले साल के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो काफी सारी नई बातें सीखी होंगी। और आई होप नेक्स्ट ईयर आते आते आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। बाकी देखो भाई, आज के हमारे आर्टिकल्स को, हमारे ये है इम्पोर्टेंट 5 आर्टिकल। पीएम की जनमन योजना, इंडिया की ग्रोथ अगले आने वाले वित्त वर्ष में, कावेरी बेसिन में हरित आवरण की कमी, हरे कछुए, भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति। तो सबसे पहला है पीएम की जन मन स्कीम। अब ये देख लेते हैं कि ये जन मन स्कीम का क्या अर्थ है। जन मन स्कीम ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ही ये स्कीम कुछ फिलहाल में ही लॉन्च की गई है। अच्छा देखो, ये किस लिए है। जनमन स्कीम हमारे ट्राइबल न्याय महाअभियान के तहत स्टार्ट की गई है, ताकि जितने भी पीवीटीजीज हैं, पीवीटीजीज को कहते हैं, इनकी फुल फॉर्म होती है प्रिमिटिव, पर्टिकुलरली, सॉरी प्रिमिटिव नहीं है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो हमारी जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको स्टार्ट करा है। जनमन की मतलब फुल फॉर्म देख लो यहाँ पर आप। प्रधानमंत्री, ट्राइबल की जगह जनजाति होगा तो वो जे हो जाएगा, फिर आदिवासी ए, फिर न्याय महाअभियान। ठीक है, पीवीटीजीज के लिए शुरू किया गया है। पहले मैं बता दूं पीवीटीजीज कौन होते हैं। देखो, एक तो होते हैं ट्राइबल पीपल, मतलब जनजातीय समूह। उन जनजातीय समूह में भी एक जो है ऐसे लोग या ऐसी जनजातियां जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। केवल ऐसा नहीं है कि सारी जनजातियां पिछड़ी हुई है, कुछ जनजातियां ऐसे भी हो सकती है जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। तो वो जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है ना, उनको जो बेसिक बेसिक सुविधाएं होती है जैसे कि आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, दूरसंचार, कनेक्टिविटी, स्थायी आजीविका, ये सारी चीजें जो है वो उपलब्ध कराने के लिए ये वाली स्कीम को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, पीवीटीजी के जो गांव हैं वहां पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी का नाम है जन मन योजना। ठीक है, ऐसा बोला गया है हमारे पीवीटीजी जो है टोटल वो 75 हैं भारत में। टोटल 705 जो हमारे ट्राइबल ग्रुप हैं उनमें से 75 ऐसे हैं जो कि पीवीटीजी की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उड़ीसा, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा जनजाति का उप समूह है जहाँ पे जनजातीय लोग हैं लेकिन वो और ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जिसमें आदिम विशेषताएं हैं, भौगोलिक अलगाव है, साक्षरता दर बहुत कम है, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है, आर्थिक पिछड़ापन है। इसकी वजह से वो और भी पीछे कहलाते हैं। ठीक है, जनमन की ये लिखो फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने। ठीक है, ये रहा जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है। देखो, पहले भी चल रही थी स्कीम, पर ये एक तरीके से केवल पीवीटीजी के लिए शुरू की गई है। और इसके लिए हमारी कैबिनेट ने 24,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर पूरा कंट्रीब्यूशन रखा है, जिसमें से 15,000 करोड़ जो मैक्सिमम होगा वो केंद्र सरकार देगी, और बचा हुआ 8, 8,500 करोड़ जो है वो वहां की राज्य सरकार भी देगी पैसा। ठीक है, तो ये सब सुविधाएं दी जाएंगी। जन मन स्कीम दिमाग में रखिएगा किससे जुड़ी हुई है। इस पूरी स्कीम को यहाँ पर 9 मिनिस्ट्रीज अलग अलग ले रही है, लेकिन ज्यादातर इसके अंदर ट्राइबल मिनिस्ट्री का योगदान रहेगा। लेकिन ट्राइबल मिनिस्ट्री अलग अकेले तो काम कर नहीं सकती। अब वहां पे रोड बनाने हैं तो ट्राइबल मिनिस्ट्री जाके थोड़ी रोड बनाएगी, उसके लिए तो हमें जरूरत पड़ेगी ना दूसरी रोड और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री की। तो वही है, ये करीब करीब 5 लाख पक्के घर बनाए जाएंगे, 8,000 किलोमीटर रोड, पानी की सप्लाई, मोबाइल की यूनिट्स, आंगनवाड़ी के सेंटर, मल्टीपर्पज सेंटर, हॉस्टल, मोबाइल टावर, ये सब लगाया जाएगा। वहां पर उनको कुशलता की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बेटर बन सके। 500 से ज्यादा वन धन विकास केंद्र यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे, जहां पर वन उपज में व्यापार करने में सहायता मिले। 1 लाख घरों में ऑफ ग्रिड
सोलर प्रणाली को जोड़ने का लक्ष्य रखा जाए। ये सारी चीजें यहाँ पे स्टार्ट की गई है, लेकिन वही है कि इतना आसान नहीं है कि स्टार्ट हो गया तो हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ पर क्या है कि इस घोषणा होने के पश्चात, जब ये घोषणा हुई स्कीम की, तब जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय के अधिकारी 22,000 पीजी गांव से लगातार संपर्क कर रहे हैं, ताकि उनमें से हर एक की यहाँ पर समझी जा सके। बेसिक बात है, हमारे पास डेटा बहुत कम है। सर्वेज वगैरह करे जाएंगे, फिगर्स लिए जाएंगे कि एक्चुअली में कितनी पॉपुलेशन और कितना खर्चा यहाँ पे आ सकता है। ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है इन पीबीटीजी जितने भी है 75, उनकी पॉपुलेशन करीब 28 लाख है। ऐसा सर्वे में बताया गया, पब्लिकली डेटा नहीं आया पर ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब यही बोला है इसके ऊपर कि एक सेंसस कंडक्ट करा दो। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की एक रिपोर्ट है जिसमें ये सेंसस कंडक्ट करा लो, इसमें एक अलग से रिपोर्ट बनाओ, कहाँ पे ज्यादा रहते हैं, उनमें किस बात की कमी चल रही है, वहां पे हॉस्पिटल है तो क्या हालत है उनकी, एजुकेशन कितनी है वहां पर। तो उसका एक सर्वे यहाँ पर बनाओ, निकालो, उनको आइडेंटिफाई करो और आइडेंटिफिकेशन के बेस पर उनको सारी चीजें बताओ। लेकिन उनके कल्चर, उनके फेस्टिवल्स को ना छेड़ो। जो उनके कल्चर है, उनका फेस्टिवल है, उनको बिल्कुल मत हार्म करो। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स पे ध्यान देने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये है पूरी स्कीम। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला आर्टिकल है इंडिया की ग्रोथ जो आने वाले अगले साल में, अगला साल भी आने वाला है 2023-24 में, जो है आरबीआई ने 7% की ग्रोथ रेट रखी थी, जबकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने 6.3। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का ही बैंक है जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई शहीद भगत सिंह मार्ग पर है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड के बैंक है जिनके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है। तो इस तरीके से ये बात हो गई थी, और जो देखा गया है उस हिसाब से 7.8 और 7.6% कुछ देखने को मिली है। ठीक है, तो जो हमारी 7% की आरबीआई ने ग्रोथ रेट बताई थी उसी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो यही है ग्रोथ रेट जो प्रोजेक्टेड है। लेकिन आज के टाइम पे आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन तो है ही, लेकिन कुछ ग्लोबलाइजेशन में कुछ हिंड्रेंस आ गई है, कुछ रुकावटें आ गई हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर आया, इसराइल हमास का वॉर आया। इनकी वजह से हर कंट्री पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। रियल वर्ल्ड जीडीपी भी यहाँ पे गिरा है, ग्लोबल एक्सपोर्ट की डिमांड भी कम हुई है, भारत के साथ और कंट्रीज को भी नुकसान झेलना पड़ा है, केवल भारत में नहीं हुआ ये। ठीक है, भारत में बहुत डिपेंडेंसी है कि हम बाहर निर्यात करेंगे और फिर उससे हमारा देश में और काफी ग्रोथ होगी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि अगले आने वाले, मतलब पिछले साल में 2022-23 में अनुमानित बचत दर 29% था। बाकी ये है कि हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स में काफी गिरावट देखी गई है, ये एक बड़ा कंसर्न है। और आगे आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट को और बेटर किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट को बेटर कैसे करेंगे, वर्कफोर्स बनाएंगे, पॉपुलेशन का फायदा उठाएंगे। ज्यादा पॉपुलेशन होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप एक चीज को बल्क में बहुत ज्यादा कर सकते हो। वर्किंग एज पॉपुलेशन को लेके जाओ, बोला है कि भाई यूनाइटेड नेशन ने कि इंडिया की वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है 2030 तक आते आते जबरदस्त पहुंच जाएगी। ठीक है, यूथ बहुत ज्यादा है ना, तो ये बोला गया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे। लेकिन आज के आने वाले टाइम पे काफी ये चीजें, क्लाइमेट चेंज और ये सब चीजें हो रही है, सरकार कर रही है इथेनॉल को लेके आना, है ना, मैंने कल की क्लास में भी बताया था। और ये भी बताया था मैंने, COP26 जो ग्लासगो में सबमिट हुआ था, वहां इंडिया ने बोला था कि हम कार्बन एमिशंस को 1 बिलियन टन लेके जाएंगे, नेट जीरो एमिशन 2070 तक ले आएंगे। अपने खुद के हमने ग्रीन गर्ड, वन वर्ल्ड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऐसे इनिशिएटिव्स को भी हमने स्टार्ट किया है ताकि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इन सब चीजों पे खूब ध्यान दे सके। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट यहाँ पर इन सब चीजों पे ध्यान देने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, पॉपुलेशन के ऊपर हो गई, क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हो गई, स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गई, यही सब चीजें जो है वो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपको सिर्फ पढ़ना था, इसमें लिखने वाला कुछ नहीं। जो फर्स्ट आर्टिकल था वो आपको लिखना भी था, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, और मेंस में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है उसमें आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। अगला आता है कावेरी में ग्रीन कवर, हरित आवरण की कमी है। अभी यहाँ पे स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो इतना बड़ा एरिया पहले हुआ करता था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ये बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके यहाँ पे बताया है। कर्नाटका में जबरदस्त वेजिटेशन रहती है, वहां पे वेस्टर्न घाट्स भी हैं, और वेजिटेशन काफी ज्यादा वहां पर जो है कम हो गई है, 46% डाउन हो गई है। जो घनी वनस्पति होती थी उनमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। जिन क्षेत्रों में वन क्षेत्र
में प्रतिकूल परिवर्तन हुआ है, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, ये भी हमारे कर्नाटका में है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागरहोल, कावेरी, ये सब जो है कर्नाटका में है, बन्नरघट्टा, इसमें भी फॉरेस्ट कवर जो है वो काफी कम हुआ है एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जातियों की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। तो देखो यार, ये इतना ज्यादा जरूरी है। जब भी ये क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं उसमें बेहद जरूरी होता है कि वहां पे हरित वातावरण रहे। हरित वातावरण रहेगा तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी, लाइवलीहुड, सर्विसेज, हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट ग्लोबलाइज, ये जो पूरे हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये आप भी जानते हो कि काफी सारी समस्याओं का जो है वो समाधान की तरह काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे वो मिटिगेट हो जाती है। ठीक है, इस वजह से जो है ग्रीन कवर हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। आगे आने वाले समय में यही है कि हमें एक तो वन रोपण और पुनर्नवीनीकरण करने की जरूरत है। लोगों को और जोड़ो, लीगल प्रोटेक्शन दो। कावेरी नदी के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। फोकस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी और फॉरेस्ट कंजर्व हो पाएंगे। तो फॉरेस्ट पे कोई भी क्वेश्चन आता है इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हो। ठीक है, अगला है ग्रीन टर्टल्स, हरे कछुए। विज्ञान की रिपोर्टों में ये बोला गया है कि भाई जितना भी आपका टेम्परेचर जो है वो इतना बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से मेडिटेरेनियन सी में जो है वो ग्रीन टर्टल्स का जो एक तरीके से कह लो घोंसले के शिकार क्षेत्र में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, ग्रीन टर्टल्स सुना होगा, टर्टल्स इंडिया में भी खूब मिलती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर एक की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी लाइफ पे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, बहुत से ऑथर्स ने बहुत सारे शोध में भी बताया गया कि समुद्री कछुओं की आबादी जो है उसमें भी चेंजेस देखे जाएंगे। और ग्रीन टर्टल्स जो है वो बहुत पुराने क्रिएचर्स है, 200 मिलियन साल से पुराने ये देखने में मिलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जो है ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं। इंडिया में बहुत कम है इनकी पॉपुलेशन, जो कि मरीन इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। और ये शाकाहारी होते हैं और समुद्री घास और शैवाल ही सबसे ज्यादा खाते हैं। आप रीड भी कर सकते हो ये सारी बातें। और बाकी स्पीशीज को भी काफी सपोर्ट करते हैं, कार्बन को स्टोर करके रखते हैं, जिससे हमारे वातावरण में कार्बन का जो अमाउंट है वो काफी कम रहता है। तो इनको कंजर्व करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर इनको कंजर्वेशन के स्टेप्स लिए जाएं तो उसी के ऊपर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इनकी कंजर्वेशन के स्टेप्स काफी जरूरी है। ये रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ब्लैक टर्टल भी कई बार इसको कहते हैं, पैसिफिक ग्रीन टर्टल भी कहते हैं, क्योंकि ये इस तरीके की कलर से दिखती है। ठीक है, तो कई बार इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पैसिफिक अटलांटिक में ज्यादा देखने को मिलती है, और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो चेलोनिया माइडस होता है। तो खैर, साइंटिफिक नेम तो मैं नहीं कहूंगी कि आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो इनको हमें जो है वो कंजर्व करने की जरूरत है, ताकि हम लोग इनको सार्वजनिक जागरूकता, अनुसंधान, निगरानी और कानूनी संरक्षण के माध्यम से बचा सकें। ठीक है, हम ऐसी फिशिंग प्रैक्टिसेस करें, मतलब कि अगर हम कोई भी उनको पकड़ना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि उनको पकड़ करके हम खराब तरीके से जो गियर होते हैं उनको पकड़ने का वो होता है ना, गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। ठीक है भाई, तो ये अटलांटिक ओशन में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये बातें भी आपको याद रखनी, ठीक है, ये आप रीड कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, इंडिया में एयर पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है। एयर पॉल्यूशन आप हमेशा एनवायरनमेंट का टॉपिक जब भी कवर करोगे उसमें देखोगे। तो एयर पॉल्यूशन जो है आज के टाइम पे जो हमेशा जो भी सत्तारूढ़ दल जो भी होता है वो हमेशा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के ऊपर बात करता है, लेकिन फिर भी चाहे कितने भी क्लीन एयर प्रोग्राम्स चले हैं उनके मैनिफेस्टो में, या कोई भी पार्टी ने इस पे वादा किया है, वो अभी तक भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कहीं पर भी नहीं हुआ है। सरकार ने काफी सारे इसके ऊपर अलग अलग फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई न्यूज और इन सब चीजों पे काफी काम किया है। लेकिन जब ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान आया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया, इन सब की वजह से एनवायरनमेंट में काफी डैमेज देखने को मिला। और सरकार ने यहाँ पे स्टबल बर्निंग, इतनी ज्यादा जो है वो कभी किसी चीज को तबाही कर देना किसी एरिया को, तो इन सब चीजों की वजह से काफी नुकसान देखने को मिलता है। इसके लिए सरकार को यहाँ पर
जो है आगे की कंसर्न्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कार पूलिंग का ऑप्शन निकाला था। दिल्ली सरकार ने ऑडी 1 जैसी एक मुहिम भी चलाई थी। तो इस तरीके की मुहिम्स बहुत सारी हैं जो कि इस पे पूरा काम करती हैं, इस पे ही इम्पैक्ट डालती हैं। इसी को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो चलो भाई आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मेन तो बहुत मजा आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि कह रहा है वर्ल्ड ओजोन डे के ऊपर। ओजोन डे हम लोग जो है वो 16 तारीख को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ठीक है। क्योंकि ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को अपने अंडर ट्रैप कर लेती है और हमें काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। 1994 को ये पूरा एक जो है वर्ल्ड ओजोन डे स्टार्ट करवाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। ये जो लिखा हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके तहत इसमें बोला गया था कि ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? प्रोटेक्ट, मतलब उसको हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को। ठीक है। तो इसमें आप पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही थी, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक थी, बस उसमें 99% बोला गया था, 90 नहीं। बाकी इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए काफी हद तक चीजों पे ध्यान दे रहा है। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि भारत में जो है बनाई गई हैं। प्रलय मिसाइल, देखिए भाई, प्रलय ये एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। डीआरडीओ इसको बना के तैयार करी है। इसकी पूरी बजट जो है वो करीब करीब, जो सैंक्शन हुआ था वो तो 350 करोड़ था, लेकिन असल में ये पूरी तरीके से 500 करोड़ की लागत में तैयार हुई है। इंडियन आर्मी को ये दी जाएगी। इसका जो वेट है वो करीब 5 टन है। एक्सप्लोसिव है। वॉरहेड वेट जो है इसका, वॉरहेड संभालने वाला वेट, वो इसका आराम से 500 से 1000 जो है किलोग्राम के बीच में आता है। तो ये है एक प्रलय मिसाइल। आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फर्स्ट बिल्कुल सही लिखी थी। रेंज इसकी 150 से 150 किलोमीटर के बीच में है रेंज। सॉरी, 150 से 500 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है। और इसका वेट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है और इंटरसेप्टर मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए है। ठीक है। साथ ही साथ ये जो है बीच में अपनी ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? अपना रास्ता कभी भी मिड फ्लाइट चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सॉलिड प्रोपेलेंट के थ्रू चलती है, लिक्विड प्रोपेलेंट के थ्रू नहीं चलती है। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात थी। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ये दो क्वेश्चंस हुए। आज का जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को जो है वो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में काम करती है। और ये जो पूरी एक एजेंसी है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उनके लिए ये काम करती है। भारत में कुल मिलाकर 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और वो कल्चरल प्रिजर्वेशन और टूरिज्म का खूब काम करते हैं। तो इंडिया में 42 हैं टोटल, जिसमें से अभी हाल फिलहाल में ही दो को इंक्लूड किया गया है। 41 नंबर की शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, 42 नंबर की होयसारा टेम्पल्स कर्नाटका के, इनको इंक्लूड किया गया, जिसमें नेचुरल हेरिटेज वर्ल्ड के अराउंड कंजर्व करी जाती है। तो आपको ये बताना है कि इन हेरिटेज साइट्स का जो है वो किस प्रकार से पूरा एक आप कह लो कि पूरी तरीके से इनका क्या एक सिग्निफिकेंस। ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर लर्न कीजिएगा, पढ़िएगा इसको, क्योंकि इससे पूरे से सवाल बन सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। मैं आपको यही एक बोलूंगी कि आप लोग इसको जरूर यहाँ पर पढ़ के जाएं, इस पूरे को जरूर कवर अप करें, क्योंकि ये अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई, कंप्लीट कीजिएगा यूनेस्को के बारे में। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो यहाँ से मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी कहना है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो।
कोई भी सजेशन है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इंफॉर्मेशन सारी दे सकते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय